एक मुझे लगता है मन में दुख जरूर था उनके कि जवाब नहीं दे पाए। आप जवाब संदीप दीक्षित दे रहे हैं, हम सब दे रहे हैं, बिल्कुल देंगे। अभी आप संदीप दीक्षित के यहाँ से आए। संदीप दीक्षित ने चुनौती दी अरविंद केजरीवाल को कि वो बहस के लिए आए। जंतर मंतर पर उन्होंने इंतजार भी किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं आए। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल संदीप दीक्षित को अपने मुकाबले? हर ऑटो के पीछे लिखा होता है फिर आएंगे केजरीवाल, वहां तो आए नहीं। मैं परसों गया, तिहाड़ जेल के बाहर से निकल रहा था, दीवार पे लिखा होता फिर आएंगे केजरीवाल। तो हो सकता है वहीं आने की तैयारी हो। अब मैं ये देख रहा हूं कि आपके पास भी सीएजी रिपोर्ट है और अब आप अरविंद केजरीवाल के पीछे हैं। अब ये जो सीएजी रिपोर्ट का मसला है, कभी आप सीएजी को लेकर के उनके पीछे, कभी वो आपके पीछे। नहीं, एक फर्क है, सियासत एक फर्क है। जब अरविंद केजरीवाल या भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट्स लेकर घूमती थी तो मीडिया में भी सीएजी रिपोर्ट्स पे बहुत चर्चा होती थी। आज जब हम सीएजी रिपोर्ट्स उठाते हैं तो मीडिया उस पर चर्चा नहीं करता। ये शिकायत तो मैं आपसे करूंगा, आपके चैनल से नहीं, जनरली मीडिया की मैं बात कर रहा हूं। ये अरविंद केजरीवाल जो लोकपाल की गाड़ी पे सवार होकर चुनाव लड़ता था, जीतता था, सीएजी रिपोर्ट्स दिखा दिखा के आपसे वोट लेता था, आज पूछिए इनसे कि लोकपाल कहाँ है, कौन है दिल्ली में लोकपाल, जरा बताएं कहाँ है। अब सीएजी रिपोर्ट में आपके बारे में इतने घोटाले हैं, सिर्फ शराब घोटाला 2000 करोड़ का है। अब क्यों बचते हुए घूम रहे हैं, डिबेट में क्यों नहीं आते, सामने क्यों नहीं आते? ये नौजवानों की आंखों में आंखें डाल के फिर वोट मांगे ना जरा। ये नौजवान सब पढ़े लिखे हैं, इन्हें मालूम है सीएजी रिपोर्ट में क्या लिखा है। 14 रिपोर्ट्स, क्या हालत बना दी इस शहर की। पूरा शहर नशे की लत में, आप उसको धक्का मार के भेज रहे हो, ये हालत कर दी इस शहर की। और फिर कहते हैं फिर आएंगे केजरीवाल। ये अब कभी नहीं आएंगे, ये लिख लीजिए। भाई देखिए, अब जो आप बातें कह रहे हैं ये तो तय करेंगे ये लोग, लेकिन मैं मैनिफेस्टो की तरफ देख रहा था। ऐसी पार्टी जिसके बारे में आपको इतनी शिकायतें हैं, अब मैं मैनिफेस्टो अगर कंपेयर करने बैठता हूं तो मैं पाता हूं कि बहुत सी बातें जो आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में है वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है, वही कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है। उदाहरण देने कहिएगा तो मैं दूंगा उसका भी, लेकिन जब ऐसी पार्टी वो है तो उसके हिसाब से मैनिफेस्टो करने की क्या जरूरत है? क्या कहता है किसका मैनिफेस्टो वो महत्वपूर्ण नहीं, कौन उस मैनिफेस्टो को लागू करने की क्षमता रखता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि लागू कर। मैं चुनौती देता हूं, आज भगवंत मान को आप इधर बैठा दीजिए और इधर हमारे सिद्धारमैया जी को बैठा दीजिए, दोनों तुलना कर दें, क्या पंजाब की महिलाओं को 1500 रुपए मिल रहे हैं या नहीं? और पूछिए सिद्धारमैया जी से क्या कर्नाटका की महिलाओं को मिल रहे हैं या नहीं? पूछिए रेवंत रेड्डी से कि तेलंगाना में मिल रहा है या नहीं? पूछिए सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिल रहा है या नहीं? बैठाइए मान को, बैठाइए आपके नायब सिंह सैनी को, भजनलाल शर्मा को, जितने भारतीय जनता पार्टी, छोटा रिचार्ज बड़ा रिचार्ज, सबको बैठा दीजिए और फिर पूछिए और तुलना कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। एक सवाल सुकेश जी करना चाहते हैं। पवन जी, राष्ट्रपति भवन की तरफ से अभी अभी एक प्रेस रिलीज आई है, उसमें कहा गया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। While reacting to the media on Honorable President's address to the Parliament, some prominent leaders of the Congress Party have made comments that clearly hurt the dignity of the High Office and therefore are unacceptable. These leaders have said that the President was getting tired by the end and she could hardly speak. इसमें सोनिया गांधी जी का नाम नहीं है, लेकिन आज उन्होंने बातचीत करते हुए कहा that the poor lady President was getting bored, tired. अगर सहानुभूति किसी के प्रति व्यक्त करना गलत है तो ये नई परंपरा ये लोग डाल रहे हैं। ये जो प्रेस रिलीज आप बता रहे हैं राष्ट्रपति भवन से आई है, मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री कार्यालय से आई होगी, क्योंकि राष्ट्रपति किनसे मिलें किनसे न मिलें उनकी अपॉइंटमेंट्स भी प्रधानमंत्री कार्यालय तय करता है। ये मैं नहीं बोल रहा, सत्यपाल मलिक जी ने कहा है, आप ही जैसे साथियों को इंटरव्यू में कहा है। जब राष्ट्रपति जी को इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो सुकेश जी से मिलें या मानक जी से मिलें या किसी से मिलें या न मिलें, वो भी तय, वो लिस्ट वहां से बनती है प्रधानमंत्री से, तो ये प्रेस रिलीज भी प्रधानमंत्री कार्यालय से आई होगी। हिरेन जोशी का साइन नहीं है बस। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये प्रेसिडेंट की डिग्निटी को हर्ट करता है? और ये मैसेज कम से कम कांग्रेस पार्टी, ये सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी को इस पे रीथिंक करना चाहिए। सुकेश जी, ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की छाप लगी हुई है इस पूरे विवाद पर। इन्हें मालूम है कल बजट के वक्त इन पर हमले हम कितने बोलने वाले हैं, इन्हें मालूम है हम आज ही हमले बोल रहे हैं, इन्हें मालूम है कुंभ में जो इतने लोग मारे गए उस पे हम सवाल पूछ रहे हैं, कितने लोग लापता हैं उस पे सवाल पूछ रहे हैं,
कितने लोग घायल हैं उस पर सवाल पूछा। आपको मालूम है कुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ, एक टोल फ्री नंबर नहीं जारी हुआ। कितने भाजपा के नेता अस्पताल गए घायलों से मिलने? एक सेकंड मैं आ रहा हूं। ये सब सवालों से बचने के लिए ये विवाद पैदा किए जाते हैं। अगर राष्ट्रपति महोदया के लिए एक सहानुभूति हमारी नेता ने प्रकट की तो उसमें क्या गलत है? हम तो कई बार कहते हैं बेचारे नड्डा जी, हमें बड़ी सहानुभूति है नड्डा जी से। बेचारे नड्डा जी हैं अध्यक्ष, लेकिन हालत क्या बना रखी है उनकी देखिए। जी के नहीं, बेचारे कहते हैं हम उनको, नहीं, उनको ये कहिए, सहानुभूति है लेकिन हमारी। प्रेसिडेंट को पुअर हमारी लेडी कहना- सहानुभूति नरेंद्र मोदी जी के पूरे कैबिनेट से है। वो उनके ओएसडी भी नरेंद्र मोदी लगाते हैं। हमारी सहानुभूति इस देश के मीडिया से है। क्या चले क्या न चले, उससे भी हिरेन बड़ा- जोशी चलाते हैं। ये उससे भी बड़ा गंभीर आरोप है। अब आपने बोला है तो मुझे भी तो बोलने दीजिए। जी, ठीक बोलिए। मेरी सहानुभूति तो आपसे भी है। हिरेन जोशी का सुबह सुबह मैसेज आ जाए तो सहानुभूति मीडिया से भी है, सहानुभूति लोकतंत्र से भी है, सहानुभूति पूरे कैबिनेट से भी है, सहानुभूति हमारे दो लोग छोड़ के अमित शाह और नरेंद्र मोदी पूरी भाजपा से है, पूरी आरएसएस से है। बेचारे उनकी क्या हालत बना दी देखिए। नहीं, विपक्ष ये कहेगा, मतलब आपका विपक्ष ये कहेगा कि अपोलोजेटिक होने के बजाय आप ज्यादा और अग्रेसिव, apologetic हो बताइए? आप ज्यादा अग्रेसिव क्या हैं ये प्रेसिडेंट नहीं, के- एक सेकंड, अर्थव्यवस्था को चौपट करके अपॉलोजेटिक हैं? कल ये माफी मांगेंगे कल बजट पेश करने से पहले कि साहब माफ करिए पेट्रोल 100 रुपए का हो गया, माफ करिए डॉलर 86 रुपए का हो गया, माफी मांगेंगे? पहले मुझे बताइए ये बोलेंगे 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया हमें माफ कर दो? नरेंद्र मोदी ने कितनी बार माफी मांगी? मणिपुर के लिए माफी मांगी, कुंभ के लिए माफी मांगी? मुझे बताइए। बेचारा कह दिया तो माफी मांग लें, आपने बेचारा कर दिया पूरे देश को, माफी नहीं मांगोगे? कहना और करने में अंतर है या नहीं? पूरे लोकतंत्र को आपने बेचारा कर दिया, आप माफी नहीं मांगेंगे। मणिपुर में सब बेचारे हैं, आप माफी नहीं मांगेंगे, हम माफी मांगे? क्यों मांगे? प्रेसिडेंट को पॉलिटिक्स में घसीटना प्रेसिडेंट को चाहिए। पॉलिटिक्स में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस घसीट रहा है। ये प्रेस रिलीज आई है, ये दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस प्रेसिडेंट को राजनीति में घसीट रहे हैं। ये गलत है। मणिपुर में आदिवासी सफर कर रहे हैं, आदिवासी राष्ट्रपति है। हमें बड़ा बुरा लगता है, उन राष्ट्रपति के मन पर क्या गुजरती होगी आदिवासियों की हालत देखकर? बताएं। माफी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से मांगनी चाहिए, माफी प्रधानमंत्री को इस राष्ट्र से मांगनी चाहिए, माफी हिरेन जोशी को मीडिया से मांगनी चाहिए। ऐसे राष्ट्रपति के बारे में मैं आपकी पार्टी की तरफ से पहले भी बोला गया, जो गलत था वो गलत था, उस वक्त हमने माफी मांगी थी। और ये गलत नहीं है। और ये नहीं एक ये वाकया देखिए, फिर से आप ये एक जाल बिछाया जा रहा है बीजेपी द्वारा, ताकि कल हम बैकफुट पे रहें। जब इन पर हमको हमले बोलने, हम बैकफुट पे नहीं जाने वाले। हम नौजवानों के रोजगार के सवाल पूछेंगे, हम महंगे सिलेंडर पे सवाल पूछेंगे, हम महंगे पेट्रोल पे सवाल पूछेंगे, हम डॉलर पे सवाल पूछेंगे। तो अपनी बात लोग- कहिए। नहीं, मैं ये तो कह ही रहा हूं। माइक तो आपके पास है। मैं कह ही रहा हूं। और आप आप जिस कह दिन रहे- बोलेंगे तो ये बंद हो कैसे जाओगे, आप बंद कह हो सकते हैं? जाऊंगा, लेकिन आप लोग नहीं दिखाते। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि मौके आपके पास नहीं है? सीएजी रिपोर्ट्स पे कोई चर्चा मैंने किसी डिबेट में पिछले 10 साल भाग ही नहीं लिया, क्योंकि चर्चा ही नहीं हुई सीएजी रिपोर्ट्स पे। और आपने सवाल तक नहीं पूछा कि सीएजी रिपोर्ट्स टेबल क्यों नहीं हो रही। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं वैसे बता रहा हूं कि आज पत्रकारिता की ये स्थिति है। आपको वापस दिल्ली लेकर आते हैं, क्योंकि दिल्ली आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है। मैं और आपसे CAG चुनावी पूछता हूं बयान तो है। फिर आप दिल्ली ले आते हैं। देखिए दिल्ली पीछे चल रहा है कि दिल्ली में क्या होने जा रहा है। 0 सीटें कांग्रेस की 2-2 दफे, और वहां से सरकार बनते हुए ऐसा एक रिकॉर्ड हमने आज तक नहीं देखा है। आपके नेता कहते हैं हम सरकार बना रहे हैं। दिल्ली ने आजमा के देख लिया 10 साल इनको, और 27 साल से बीजेपी को मौका नहीं दिया, सोच समझकर नहीं दिया। 5 साल उन्होंने बीजेपी को मौका दिया था, 93 से 98 के बीच में। दिल्ली जानती है कि 15 साल ट्रैक रिकॉर्ड किसका अच्छा रहा है, और 10 साल आजमाने के बाद अब दिल्ली तैयार है कि नहीं, हमें फिर से कांग्रेस वाली दिल्ली चाहिए, शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहिए। कितनी सीटें मिलेंगी कांग्रेस को? जीतने के लिए जितनी चाहिए उससे 5 इसलिए ज्यादा क्योंकि नरेंद्र मोदी तोड़फोड़ करने में बड़े आजकल विश्वास रखते हैं। तो मतलब 40 सीटें चाहिए जितनी, उससे 5 ज्यादा। 40 सीटें कांग्रेस को आ रही बिल्कुल हैं। हम लाएंगे, हम लड़ी इसीलिए रहे, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, किसी को जिताने के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा कांग्रेस मुद्दों की राजनीति करती है, और साथ में ये भी कहा कि बीजेपी को सरकार चलाना नहीं आता है। तो सवाल ये है कि उनको सरकार चलाना नहीं आता, हमें विपक्ष में रहना नहीं आता, और पब्लिक आपको पावर में ला नहीं रही है, तो फिर ये कैसे चलेगा? पब्लिक समझ गई है कि जिसको सरकार चलानी कहाँ आती झोल है है? उसी को लाएंगे। और 10 साल आजमा लिया। मुझे नहीं लगता कि अब भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी को हम हरा के आपको दिखाएंगे, जनता हरा के दिखाएगी, हमारे माध्यम से हरा के दिखाएगी, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। इस व्यक्ति को एक बार विपक्ष में बैठना होगा रिटायर होने से पहले। हम करें या नीतीश या नायडू करें पहले, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम तैयार हैं।
जी मानक जी। मैं चाह रहा हूं पहले इसी पर थोड़ा सा और इलेबोरेट करिए। आप बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। आपने कहा नरेंद्र जब मोदी बोलते हो को ना बढ़िया रिटायर बात होने कह रहे हैं, फिर कुछ नहीं, हमला ये कर रहे नई- होते ये हैं। नई बात कही है आपने। जैसे खड़गे जी ने कहा था कि जब तक मैं हराऊंगा नहीं तब तक मैं मरूंगा नहीं। लगता है उसी तरह की बात आप कह रहे हैं कि रिटायर होने से पहले मोदी जी को एक बार विपक्ष में आप जरूर मोदी जी के रिटायर होने से पहले, हमारे नहीं। हाँ बिठाएं। कि इससे पहले कि मोदी जी रिटायर हों एक बार उनको विपक्ष एक में आप बार जरूर उनको बिठाएं। विपक्ष में बैठना है, एक बार न्यूज 24 उनकी ग्रिलिंग करेगा, एक बार ईडी सीबीआई उनकी ग्रिलिंग करेगी, तब हमें सबको राहत मिलेगी और इस देश की जनता को राहत मिलेगी। आपके पास एक ही मौका है ऐसा लग रहा है फिर तो 2029 का जी चुनाव। नहीं, उससे पहले होगा, बहुत पहले होगा। अब देखते हैं कि जो भूचाल आएगा उसका एपिसेंटर बिहार में होगा या आंध्र प्रदेश में होगा, देखते हैं, या नागपुर में होगा। अब आप मुझे मेरे अगले सवाल पे ले आए। इंडिया अलायंस के बारे में सब लोग सोच रहे हैं है नहीं है, या एक जनता से राष्ट्रीय आप दिखावा अलायंस कर है। रहे हैं, उनको मानिक आप जी, छलावा कर रहे हैं उनके नहीं, साथ कोई छलावा कि अभी नहीं। लड़ रहे हैं ये उसके बाद फिर बना लेंगे। एक राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय अलायंस है। अभी राष्ट्रीय चुनाव तो हो नहीं रहा, अभी तो राज्यों में चुनाव है। राज्यों में जो स्थिति है, जिस राज्य की जो स्थिति है, उस हिसाब से हम अपना अलायंस करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय चुनावों को लेकर इंडिया अलायंस है। दूसरे को भ्रष्ट और देशद्रोही कह के फिर राज्य में alliance जैसी बना जिसकी परफॉर्मेंस है वैसा बोलेंगे। लेंगे। भ्रष्ट भी कहेंगे, देशद्रोही भी कहेंगे, फिर भाई alliance आपके भी कर सामने लेंगे। तो कह रहा हूं, शिकायत हमने की शराब घोटाले की, उसके बाद अलायंस बना, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे वो अलायंस की आवश्यकता थी। बाकी गठबंधन के साथियों ने कहा इन्हें भी ले लो, हमने एक बड़ा दिल दिखाया कि हाँ ले लेते हैं। अच्छा, आपका स्टैंड अभी तक पवन जी क्लियर नहीं है। केजरीवाल जी देशद्रोही हैं या नहीं है? अजय माकन कह के उसके बाद फिर आए नहीं मैं दोबारा। सीधी सीधी बात बता रहा हूं आपको। जो व्यक्ति मैनिफेस्टो को लागू नहीं करता, वोट लेकर उसके बाद वोटर को धोखा देता है, वो राजधर्म नहीं फॉलो कर रहा, वो राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं है, वो सत्ता में रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। देशद्रोही पर जवाब नहीं दे रहे पवन जी। अब और अजय माकन ने कहा था, होंगे अजय माकन ने कहा था, आने वाले इसलिए दिनों पूछा। में, आने वाले महीनों में राजनीति कोई सिर्फ चुनाव से थोड़ी खत्म हो जाती है, लगातार खुलासे होंगे। अभी पिछले ही हफ्ते मैंने आपको सामने एक ऑडियो जारी किया इन्हीं के सिटिंग एमएलए का, खुलासे होते रहेंगे। एक सवाल और पवन जी, क्योंकि आपने शीला जी के साथ इतने करीबी से काम किया, हम अक्सर सोचते हैं कि उनके अंतिम 2, 3, 4, 5 सालों में जब वो एक तरह से रिटायर हो गई थी, एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हो गई थी, आप मिले होंगे उनसे बातचीत हुई होगी। वैसे मैंने तो- संदीप दीक्षित से भी पूछा था, क्या आपने मन में वो उस आखिरी 1-2 साल का, 3 साल का दर्द लेकर गई हैं क्या, जब अरविंद केजरीवाल ने उनको भ्रष्ट और अय्याश और पता नहीं क्या क्या कहा? जाहिर सी बात है, लेकिन वो बहुत बहुत मजबूत शख्सियत थी। ये ऐसे 100 अरविंद केजरीवाल भी आ जाए तो शीला दीक्षित हिलती नहीं थी इतनी आसानी से। तो बोलने दें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और बड़ी परिपक्व राजनेता थी। लेकिन हाँ, एक मुझे लगता है मन में दुख जरूर था उनके कि जवाब नहीं दे पाई। आप जवाब संदीप दीक्षित दे रहे हैं, हम सब दे रहे हैं, बिल्कुल देंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर